दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा कौन देता है और कितना देता है, इसको जानने का अधिकार जनता को नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये खुद केंद्र सरकार ने कहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के। ये धमाका कब हुआ, कैसे हुआ, वो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मामला क्या है। उसके बाद आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। बात आज से करीब 6 साल पुरानी है। सन 2017 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया था और उसके बाद 2 जनवरी 2018 को उस वक्त के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने इसको लोकसभा में नोटिफाई किया था। उस वक्त बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था और उस हंगामे का कारण यह था कि दरअसल इसमें साफ साफ बताया गया था कि अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को 2000 रुपये से ज़्यादा चंदा देता है तो वो सोर्स बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, तो उसी को लेकर के आजकल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दोस्तों, आइए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। इनफैक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा वाउचर टाइप का होता है, जो गिफ्ट वाउचर आप समझ सकते हैं। ये सरकार साल भर में 4 मरतबा जारी करती है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि इसको इशू करती है, और वो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में होता है। और इसका मामला ये होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन, कोई कंपनी या कोई संस्था किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाहती है, तो वो बॉन्ड खरीद करके उसको चंदा दे सकती है। और ये बॉन्ड खास तौर से 1000 से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का होता है। खास बात यह है कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे देश के सरकारी बैंक यानी SBI से ही लिए जा सकते हैं। अगर आप 2000 रुपये से अधिक बॉन्ड खरीदते हैं तो फिर आपको कुछ सिलेक्टेड बैंक्स के शाखा पर जाना पड़ेगा और वहाँ से बॉन्ड्स खरीद करके 15 दिन के भीतर ही भीतर अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को वो बॉन्ड सौंपना होगा। अगर उसके बाद सौंपेंगे तो वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, क्रेडिट नहीं हो पाएगा उस पार्टी के खाते में। और इसके लिए शर्त यह है कि जिस पार्टी को आप चंदा दे रहे हैं वो असेंबली इलेक्शन या जनरल इलेक्शन में कम से कम उसने 1% वोट हासिल किया हो। यहाँ तक तो मामला क्लियर था, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो पैसे से ही चलती है। और जाहिर सी बात है, कोई पॉलिटिकल पार्टी पैसा छापती नहीं है, बल्कि आम लोग उसको फंड करते हैं, बिजनेसमैन उसको फंड करते हैं, और उसी हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी अपना चुनावी प्रचार करती है, ऑफिसेज बनाती है और कई तरह के चुनावों में खर्च करती है। ओवरऑल ये कहा जाए कि पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो चलती है वो चंदे के पैसे से चलती है, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, XYZ कोई भी पार्टी हो। यहाँ तक मामला क्लियर था, क्योंकि अगर कोई किसी पार्टी को ओपन चंदा देता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। दिक्कत वहाँ से शुरू होती है कि जब पॉलिटिकल पार्टी ये बताने के लिए बाध्य नहीं होती है कि उसको जो पैसा आया वो कहाँ से आया, किसने दिया और कितने लोगों ने दिया। कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सारा खेल यहीं पर मामला आकर के रुक जाता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है तो जाहिर सी बात है वो कोई खैरात तो नहीं करता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर चंदा देता है तो उसके बदले में उसको ठेका मिलेगा, टेंडर मिलेगा, कई तरह की चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं किस तरह से बार बार अडानी और अंबानी और दूसरे लोगों का मामला सामने बार बार आता रहता है। क्योंकि कोई भी खैरात में चंदा पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं देता है, खुशी खुशी नहीं देता है। छोटे छोटे विधायक को अगर कोई उस क्षेत्र का कोई बिजनेसमैन चंदा देता है तो चुनाव जीतने के बाद उससे कुछ उम्मीद रखता है, तभी वो पैसा देता है। लेकिन यहाँ पर करप्शन की बात सामने तब आ जाती है जब पॉलिटिकल पार्टियां मजबूर ही नहीं होती हैं, बाध्य ही नहीं होती हैं वो ये बताएं कि उनको किसने पैसा दिया है। यही नहीं, बल्कि SBI को भी कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि SBI लोगों को ये बताए कि किस किस ने चुनावी बॉन्ड खरीदा है। यानी पूरी तरीके से पारदर्शिता धीरे धीरे आते आते भस्म हो गई। पारदर्शिता के नाम पर चीटिंग कर ली गई। और जब अरुण जेटली जी ने लोकसभा में 2 जनवरी 2018 को नोटिफाई किया था तो ये कहा था कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। पता नहीं किस लॉजिक के साथ उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। इससे तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात सामने आ जाती है। यही नहीं, बल्कि फॉरेन फंडिंग का भी मामला सामने आ जाता है। वो तो और भी ज़्यादा सीरियस है। मान लीजिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी दूसरे देश से पैसा आया है, तो अगर किसी दूसरे देश से किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा आया और इत्तेफाक से उसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार उस देश में बन गई, मान लीजिए भारत में बन गई, तो क्या भारत की पॉलिसी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर लेगा? ये अपने आप में एक सवाल है और ये बहुत ही चिंता की बात है। यही वजह है कि इसको लेकर के शुरू ही से आवाज़ उठने लगे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार हठधर्मी पर आमादा थी। उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं था शुरू ही से कि जनता क्या चाहती है, लोकतंत्र की व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा, उससे इससे कोई शायद सरोकार नहीं था। देखिए, हो सकता है कि सब कुछ टेक्निकली लीगल प्रोसेस हो, लेकिन क्या इससे लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचता है? इसी पर पूरा फोकस है। और ख़ास बात यह है
कि इसी को लेकर के कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसका मकसद ही होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर बनाना, उसने 2017 में जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाया गया था, उसके बाद ही उसने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगा दी थी। उसके बाद एडीआर ने एक और अर्जी लगाई। उसमें एडीआर ने ये कहा कि बॉन्ड कौन खरीद रहा है इसकी जानकारी लेने का कोई तरीका ही नहीं है। यही नहीं, 2019 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था और इलेक्टोरल बॉन्ड को भारत के चुनाव के लिए खतरनाक बताया था। इसके साथ ही मार्च महीने 2021 में एडीआर ने एक और अर्जी लगाई कि जब तक मामला अदालत में है तब तक इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। उसके बाद 5 अप्रैल सन 2022 को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने एक दूसरे मामले में दलील देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र किया था। चूँकि उस वक्त कोरोना चल रहा था, इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी और अब उसी मामले की सुनवाई इस वक्त चल रही है। पिछले 31 अक्टूबर से 31 अक्टूबर को भी सुनवाई हुई, 1 नवंबर को भी सुनवाई हुई और आज जबकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त सुनवाई चल रही है, यानी 2 नवंबर को। और इससे पहले 30 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और ये बता दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का हक भारत के नागरिकों को मिला है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के दायरे में देखा जाएगा, यानी ज़रूरत पड़ने पर सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। दरअसल सरकार टेक्निकली कई तरह के वर्ड इस्तेमाल करती है। अगर आप देखें, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, उससे वो अपने आप को थोड़ा सा कवर अप भी कर रही है और अपनी नीयत भी साफ कर रही है कि वो नहीं बताएंगे कि किसने दिया। इनफैक्ट सरकार अलग अलग मामले में शब्दों का खेल करती है। जैसे कि आपको याद होगा प्राइवेटाइजेशन के मामले में जब उसने बजट पेश किया था तो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ताकि आम लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से ना समझ में आए कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि आप प्राइवेट हाथों में चीज़ों को बेच रहे हैं, दे रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं सरकारी स्टॉक में। इस तरह का मामला सरकार अलग अलग मौक़ों पर करती है, शब्दों के साथ खेल कर, ताकि वो आम जनता के दिमाग में ये भ्रम बनाए रख सके कि आपके हितों की रक्षा के लिए हम बैठे हैं। वो और सी बात है कि हमारी नीयत इस मामले में कुछ और हो सकती है। एक ख़ास बात और आपको बता दें कि आरटीआई के दायरे में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को नहीं रखा गया है, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। सूचना के अधिकार के तहत अगर कोई ये जानकारी हासिल करना चाहे कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किस पार्टी को किसने कितना पैसा दिया, तो वो नहीं जान सकता है। इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आरटीआई के दायरे से बाहर हैं। और जानते हैं, आपके तमाम बैंक अकाउंट को खंगालने का इख्तियार सरकार को है। आपके बैंक को आपके पैन अकाउंट से लिंक करने का अधिकार आपके सरकार को है। आपसे वोट लेने का अधिकार सरकार को है। आपकी जेब को खाली कर देने का अधिकार सरकार को है। आपके सिलेंडर के दाम बढ़ा देने का अधिकार सरकार को है। पेट्रोल और डीजल पर कितनी एक्साइज़ लगेगी, कितना पैसा बढ़ेगा या घटेगा, इसका अधिकार सरकार को है। आपका कितना खून चूसा जाएगा, कितना बाकी रखा जाएगा, इस पर अधिकार सरकार को है। लेकिन आम जनता को, जिसका खून चूसा जा रहा है, जिसका वोट हासिल किया जा रहा है, और अभी 2024 में आएंगे, घर घर वोट मांगेंगे और कहेंगे हम आपके सेवक हैं, हमें वोट दे दो। लेकिन आपको ये अधिकार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नहीं है कि हमें किसने कितना पैसा दिया। क्योंकि अगर ये तमाम चीज़ें आपको पता चल जाएंगी तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि सरकार किसके लिए पॉलिसी बनाती है, हमारे लिए या फिर अमीरों के लिए। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो 2-4 हज़ार रुपये चंदा नहीं देते हैं, बल्कि वो करोड़ों में चंदा देते हैं। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ चंदा देते हैं। ख़ास बात यह है कि कुछ घाटे वाली कंपनियां भी 500 करोड़ चंदा दे देती हैं। अब जिस कंपनी का घाटा चल रहा हो वो कैसे चंदा दे सकती है 500 करोड़, 400 करोड़? ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है। लेकिन चंदा देती है क्योंकि उसको पता है कि अगर हम चंदा देंगे तो उसका हमें रिटर्न मिलेगा। और ये चीज़ अगर आम जनता को पता चल जाएगी तो चोरी पकड़ी जाएगी, और ये चोरी ना पकड़ी जाए इसीलिए सरकार कोशिश करती है कि सरकार की तमाम कमज़ोर नब्ज़ आम लोगों तक ना पहुँचने पाए। लेकिन अगर आप बेवकूफ़ ऐसे बने रहेंगे तो आपको सरकार ऐसे बेवकूफ़ बनाती रहेगी। आइए आपको बताते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा कितना मिला है। तो एक डाटा सामने आया है जिसमें 2017 से लेकर के 2022 का आंकड़ा है। तो टोटल जो चंदा मिला है इस ड्यूरेशन में, इसके बारे में एसबीआई ने आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि 9,208 करोड़ 23 लाख रुपए के बॉन्ड को उसने बेचा है। अब किस पार्टी को कितना मिला है, पार्टी वाइज अगर देखेंगे
तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है। बीजेपी को 5,271 करोड़ 97 लाख रुपए चंदे मिले हैं। उसका जो टोटल अमाउंट का परसेंटेज बनता है वो 57% बनता है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 1,000 करोड़ भी नहीं मिला है। बीजेपी को कहाँ 5,000 करोड़ से अधिक है, कांग्रेस को सिर्फ 952 करोड़ 29 लाख रुपए मिले हैं और ये परसेंटेज में जाकर बनता है 10%। यानी बीजेपी को 57% और कांग्रेस को 10%। ये है दोनों का गैप। यही वजह है कि आज कांग्रेस चिल्ला रही है। यही कांग्रेस को अगर 30, 35, 40% मिला होता तो ये लोग भी अपना थोड़ा सा सुर नीचे किए हुए होते। एक हमाम में सब नंगे हैं, आप किसी को बहुत अच्छा ना समझिए। इसी तरीके से इसके अलावा जो बाकी 33% है ये छोटी छोटी दूसरी पार्टियों को मिला है, जैसे कि टीएमसी हो गया, बीजेडी हो गया, डीएमके हो गया, एनसीपी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, जेडीयू हो गया। इसके अलावा दूसरी पार्टियों को मिला है। बस चूंकि बीजेपी को ज़्यादा मिल रहा है, बस इसीलिए इन लोगों को तकलीफ है। अगर इनको यही ज़्यादा मिल रहा होता, 57% इनका आंकड़ा होता, तो शायद इनको बिल्कुल तकलीफ ना होती, तब बीजेपी को तकलीफ होती और बीजेपी कोशिश करती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सत्ता जिसकी होती है उसी को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जाहिर है सत्ता वाले ही किसी का हेल्प कर सकते हैं, किसी बिजनेसमैन का। ओवरऑल ये कहें कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो देश की डेमोक्रेसी के लिए वाकई में ख़तरनाक है। जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2019 में बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके बताया था। और ये कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है समझने की। ये बिल्कुल क्लियर है 2 दूनी 4 की तरीके से कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है तो उसके बदले में कुछ चाहता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। और जाहिर है कि जितना ज़्यादा पैसा दिया होगा उतनी ही ज़्यादा वो रिटर्न गिफ्ट चाहेगा। और सरकार के हाथ में होता है, कई तरह के प्रोजेक्ट्स दे देती है, जाकर के तुम संभालो और खूब पैसा कमाओ। जैसे कि आप देख रहे हैं, अडानी पोर्ट हो गया, अडानी एयरपोर्ट हो गया, अडानी रेलवे हो गया, अडानी ये हो गया, अडानी वो हो गया। आपको आसानी के साथ समझ में आ जाना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको केवल मूर्ख बनाती हैं और आप मूर्ख बनते चले जाते हैं। और जब तक आप मूर्ख बनते चले जाएंगे तब तक इन पॉलिटिकल पार्टियों की बल्ले बल्ले होती रहेगी। वैसे दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपको क्या कुछ कहना है? क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्टोरल बॉन्ड जो मिलता है ये करप्शन को बढ़ाता है या करप्शन को घटाता है? जो भी आपकी राय बनती हो आप इसमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान बना होगा, उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिले।